नाज़रीन, 3 जनवरी को जो हुआ है ये बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री है। और एक तो जाहिर है कि इससे वेनेजुएला एक बहुत ही बड़े क्राइसिस की तरफ चला गया है। लैटिन अमेरिका की सूरत हाल बड़ी डेंजरस है, लेकिन उससे बढ़कर नाज़रीन असल में ये ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब दुनिया का हर कैपिटल इस वाकये को मॉनिटर कर रहा है, इसको स्टडी कर रहा है और इससे सिग्नल लेने की कोशिश कर रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो हर कैपिटल इसको देख रहा है कि इसका जो सिग्नल दुनिया में गया है, चाहे वो बड़ी ताकत है चाहे वो छोटी ताकत है, तो वो ये देख रही है कि इसका मतलब ये है कि जिसके पास ताकत है वो रिस्ट्रेन ना करे, वो अपने मकासद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए जिस रुथलेस लेवल पर जा सकता है, अपनी ताकत जिस भी अंदाज में इस्तेमाल कर सकता है वो अब इस्तेमाल कर ले। तो इसका नतीजा नाज़रीन दुनिया में ये निकलेगा कि जहां पर कोई डिप्लोमेटिक रास्ता लिया भी जा रहा था, अब दुनिया की जो मिडिल पावर्स हैं वो ये सोच रही थी कि यार हम अगर इस हद तक जाएंगे, ये वाली ताकत इस्तेमाल करेंगे तो प्रेशर आएगा, सैंक्शन लग जाएंगी या एक हमारे इमेज खराब होगा। तो अब वो चाहे मिडिल पावर्स हैं, चाहे दूसरी बड़ी पावर्स हैं या छोटी पावर्स हैं, जिसका जहां पर जोर चलता है अब वो अपनी ताकत इस्तेमाल करने जा रहा है। ये इस वाकये का 3 जनवरी के वाकये का सबसे भयानक तरीन पहलू है और ये आपको होता हुआ नजर आएगा। और जो सबसे पहली खबर आ रही है वो तो आ रही है यमन से। इंतहाई भयानक वाकया वहां पर हो गया, एक बिल्कुल बवाल पड़ गया वहां पर। अब यमन में जो सूरत हाल स्टेबल होती नजर आ रही थी, लग रहा था कि मामला ये स्टेबल हो गया, मामला खत्म हो गया है। और एसटीसी जिसके साथ लड़ाई चल रही थी, एसटीसी कह रहे थे कि हम आजाद मुल्क बनाएंगे, सऊदी अरेबिया ने अटैक किया, फिर कई दिन ये जंग सारा चलता रहा, फिर ये 4-5 दिन पहले ये तय हुआ कि ठीक है एसटीसी विड्रॉ कर रही है और साथ ये तय हुआ कि एसटीसी सऊदी अरेबिया जाएगी और वहां पर बैठकर डायलॉग के जरिए मामला हल होंगे। सो सबने मुबारकबाद दी, मिठाई खा ली और कहा कि जी सब कुछ अच्छा हो गया। तो अभी क्या हुआ? इंतहाई वायलेंट, इंतहाई डीप बिट्रेयल, डबल गेम, ऐसा कुछ हुआ है कि जिसके रेपरकशंस बहुत भयानक होने वाले हैं। नाज़रीन, कुछ ही देर पहले जो एसटीसी के लीडर हैं, यानी जो उनके सरबराह हैं, जो उनके चीफ हैं, उन्होंने फ्लाई करना था सऊदी अरेबिया के लिए। 1-2 घंटे पहले उन्होंने फ्लाई करना था और मीन टाइम जो एसटीसी का डेलीगेशन है वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया रियाद पहुंच गया हुआ है। लेकिन अचानक क्या हुआ? अचानक ये हुआ है कि सऊदी अरेबिया ने अटैक कर दिया और एसटीसी के जो लीडर हैं उनके घर के ऊपर अटैक किया गया है, उनके होम टाउन में अटैक किया गया है, उनको असैसिनेट करने की जब कोशिश की गई है। और साथ जो डेलीगेशन, जो डिप्लोमेटिक डेलीगेशन है जो रियाद पहुंचा हुआ था, एसटीसी कह रही है हमारा उससे राब्ता कट गया। मतलब आप देख रहे हैं दुनिया किस तरफ चल पड़ी है। एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन कैपिटल पहुंचा हुआ है फॉर निगोशिएशन, उससे राब्ता कट गया। अब उसको सऊदी अरेबिया ने कैद कर लिया है, क्या किया है, जरगमाल बना लिया है या उससे भी कुछ बुरा किया है, क्या हुआ कुछ पता नहीं। लेकिन एसटीसी ने ये कहा है कुछ देर पहले कि हमारा राब्ता ही कट गया है। यानी जो आप पावर स्ट्रगल में बहुत भयानक वाकयात देखते हैं ना, बेरहमी, रुथलेस, और इवन वहां पर नदियां बहा दी जाती है खून की, कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, यानी वो डेलीगेशन के साथ क्या हुआ है पता नहीं है। एसटीसी के लीडर के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो गई है, वो कहां गया है उसका भी पता नहीं, वो अननोन लोकेशन में कहीं चला गया है। और साथ क्या हुआ है कि जो यमनी गवर्नमेंट है सदरन यमन के अंदर, जो जाहिर है कि यानी सऊदी अरेबिया का उस पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उसने एक हंगामी मीटिंग की है। यानी ये पिछले 1-1.5 घंटे के वाकयात मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसने मीन टाइम एक हंगामी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उसने एसटीसी के जो सारे ओहदेदारान थे गवर्नमेंट में, उन सबको फारिग कर दिया। जिसमें जो एसटीसी का लीडर है जो कि गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट था, उसको भी फारिग कर दिया। और जो गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स थे, जिनमें स्पेशली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जिनके पास एयरपोर्ट की अथॉरिटी थी, जो एयरपोर्ट का क्राइसिस चल रहा था जिसमें सऊदी अरेबिया के डेलीगेशन को भी लैंड नहीं होने दिया गया, उस मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स को फारिग कर दिया गया। यानी एसटीसी को मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट से भी निकाल दिया गया। यानी एक ऐसा कंप्रिहेंसिव कुछ हुआ है कि एसटीसी को बिल्कुल खत्म करने के लिए ये सारा कुछ जो किया गया। अब सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि हमने ये अटैक इसलिए किया है कि एसटीसी जो है, जिसने वादा किया था कि वो हमारे पास आ रहे हैं निगोशिएशन करने के लिए, हमें ये खबर मिली और हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो तो हमें हमारे साथ बिट्रेल कर रहे हैं और वो तो बल्कि अपनी फौजी आगे भेज रहे हैं और एडवांसमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट एरियाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने अटैक किया।
और जाहिर है एसटीसी का मौका भी वो सऊदी अरेबिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हम तो अपना डेलीगेशन भेज चुके हैं, हमारा जो सदर है, हमारा जो सरबराह है, जो लीडर है, वो भी फ्लैग करने वाला था, लेकिन इन्होंने हमारे साथ ये किया है और हमारे ऊपर जो अटैक कर दिया। यानी किसने किसको डबल गेम किया है, किसने किसको बिट्रेल किया है, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन इसका जो हो गया है, और इस वक्त भी सऊदी अरेबिया के जो वॉर प्लेन्स है वो फ्लैग कर रहे हैं, इस वक्त इंटेंस फ्लाइट्स उनकी हो रही हैं, उनकी बड़ी हैवी एयर स्ट्राइक्स ऑलरेडी हुई हैं, जहाज फ्लैग कर रहे हैं, उस सरबराह को ढूंढ रहे हैं, उसके असैसिनेशन की खबर भी कहीं आ सकती है दरमियान में, क्योंकि उसको मुकम्मल परसू किया जा रहा है। और वो कहां गया है कुछ पता नहीं है, वो पहाड़ियों में कहीं छुप गया है। कुछ तो एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो यहां से निकल कर जाए, वो अंसारुल्लाह कंट्रोल एरियाज में चला जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया अब उसके पीछे है, बिल्कुल उसको मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, जहां मिलेगा उस पर अटैक किया जाएगा, क्योंकि उसको मुकम्मल फारिग कर दिया गया ना, गवर्नमेंट से भी निकाल दिया गया है, बस एसटीसी को कॉर्नर कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरेबिया जो बिल्कुल ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और वो अब एसटीसी को मुकम्मल तौर पर क्रश कर देना चाहता है। लेकिन एसटीसी एक बहुत ज्यादा एरिया को कंट्रोल कर रही है, और सारे एसटीसी के पीछे जो इजराइल है, यूएई, ज़ाहिर है ये बातें भी हैं, तो एसटीसी के पास बहुत बड़ा एरिया भी है, तो इसके ज़ाहिर नताज जब वो बड़े खौफनाक निकल सकते हैं। तो यानी आप देखिए सूरत हाल, आप कह रहे हैं जी जा रही है स्टेबिलिटी की तरफ, वो स्टेबिलिटी जो क्या होनी थी, जो अब वाकया हुआ है, पता नहीं इसके क्या भयानक तरीन रेपरकशंस आएंगे, क्योंकि ये जो होता है ना पावर स्ट्रगल में, इस तरह के वाकयात, वायलेंस, रूथलेस अंदाज के अंदर फिर असैसिनेशन मारा जा रहा है, तो ये इसके नतीजे बहुत बुरे होते हैं। और आप देख रहे हैं यानी जो अमेरिका ने किया, अमेरिका जब लॉलेसनेस को इस दर्जे के ऊपर ले गया है, तो अब देखेंगे दुनिया में बहुत सारे वाकयात होंगे, और मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ, और नेतन्याहू पता नहीं क्या करेगा, और बाकी हर दुनिया का कैपिटल मॉनिटर कर रहा है, और इससे देख रहा है कि वो भी अपनी ताकत कहीं भी किसी भी अंदाज में अब इस्तेमाल कर सकता है। एक बात तो ये होगी, जो पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, सोमालीलैंड, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, ये 4 मुल्क है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर, ये चारों आतिश फिशाओं के ऊपर बैठे हुए हैं। यहां पर एक सडन ब्रेक ऑफ वॉर किसी भी वक्त हो सकता है। सोमालिया इस वक्त असेस कर रहा है, अगले 48 घंटों में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर लैंड करेंगे। इसराइल के मुआहदे तय पा रहे हैं सोमालीलैंड से, बेसिस के हवाले से। इथोपिया में लॉजिस्टिक्स मूवमेंट की खबर जब वो आ रही है, और इथोपिया का बड़ा मिस्र के साथ, ये चारों के चारों मुल्क, यहां पर जब जंग शुरू होगी तो एक मुल्क की जंग नहीं होगी, ये चारों के चारों मुल्क, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूरा ये जंग के अंदर ड्रैग हो जाएगा। और पीछे आप सुडान, ये सारे तो वैसे ही हैं, ये यहां पर सूरत हाल बड़ी भयानक है। अफ्रीकन यूनियन ने कंडेम किया है इजराइल को, और कहा है कि वो फौरी तौर पर अपनी रिकग्निशन जब वापस ले, लेकिन ये कंडेमनेशन जब वो कुछ करने वाली नहीं है। नेतन्याहू ने दूसरी पार्टीज को शामिल करते हुए मैसेज भिजवाया है ईरान को कि हम तो हमला नहीं करना चाहते। सुप्रीम लीडर ने कहा है कि हम इस धोखे में आने वाले नहीं हैं, और सुप्रीम लीडर ने अपनी फोर्सेस को कहा है कि वो हाई अलर्ट रहें, किसी भी वक्त जंग जब वो हो सकती है, हम इस धोखे में नहीं आएंगे। और जो प्रोटेस्ट मुसाद एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, अभी तक मुसाद इसमें फेल है। ईरानियन रजीम जब वो मजबूत अंदाज में मौजूद है, ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वेनेजुएला की सपोर्ट का भी ऐलान कर रही है, फिलिस्तीनियों की सपोर्ट का भी ऐलान कर रही है, क्यूबा की सपोर्ट का भी ऐलान कर रही है। लैटिन अमेरिका के अंदर, वेनेजुएला के अंदर सूरत हाल बहुत सेंसिटिव है, बहुत खौफनाक है। मामलात जितना ट्रंप बता रहे हैं कि उनके कंट्रोल में है, ये उतने ही अनकंट्रोलेबल एक्चुअली हैं। एक डायनामाइट यहां पर पड़ा है जो किसी वक्त एक्सप्लोड हो सकता है। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल जो है वो वेनेजुएला देने पर हमें एग्री हो गया है। अच्छा, मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल, जो वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं खुलकर, वो लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल कॉलोनियल लैंग्वेज है, ठीक है ना। मतलब वो आज 21st सेंचुरी में, इस टाइम में, इतना तो बाइडेन भी नहीं कर रहा था। ये लैंग्वेज तो बाइडेन भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था जो खुद ट्रंप साहब इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर कॉलोनियल लैंग्वेज। तो ये जो है वो 21st सेंचुरी में, इस दौर में ये काम करने वाली नहीं है। देखिए, एक नंगी ताकत विदाउट मॉरल अथॉरिटी, विदाउट मॉरल लेजिटिमेसी, ये चलने वाली नहीं है। ये वो इतने ताकत के नशे में इतने अंधे हो गए हैं कि वो इस बात को बिल्कुल नफी कर रहे हैं कि मॉरल अथॉरिटी भी किसी चीज का नाम है। जो काम अमेरिका करता रहा है, लेकिन पर्दे में करता रहा है और खामोशी से, और कहता है कि मैं तो इसमें नहीं हूं, वो ट्रंप साहब खुलेआम कर रहे हैं और इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि पिछले जो थे अमेरिकन, वो इसको खुफिया क्यों किया करते थे। उसकी एक वजह है, आप इस तरह से दुनिया में जब आप सुपर पावर हैं और मोरालिटी का दर्ज देते हैं, आप दुनिया को इस तरह नहीं चला सकते हैं। ये इस तरह से वर्क करने वाला नहीं है। और दूसरी बात नाज़रीन ये है कि अमेरिका जहां भी गया है, उसने पहले फतह का नारा ही लगाया है।
बुश ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर खड़े होकर कहा कि हमें फतह हो गई है। फिर अफगानिस्तान में क्या हुआ? इराक में उन्होंने अपना बंदा लाकर बिठा दिया, अमेरिकन ही को लाकर गवर्नमेंट सौंपी गई, सब कंट्रोल में है इराक के अंदर। बाद में क्या हुआ? हालांकि वो तो कहते हैं सद्दाम हुसैन की फौज ने सरेंडर ही कर दिया, कोई लड़ने वाला ही नहीं है, फिर भी हजारों अमेरिकी फौजी जब उसके अंदर मारे गए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। और अभी भी वो आग बुझी तो नहीं है जो इराक में। तो शुरू में ऐसे ही होता है, सब हमारे कंट्रोल में है, क्या कामयाब हमने ऑपरेशन किया है, ये ऐसे ही होता है। अब देखिए वेनेजुएला में सूरत हाल क्या है, ये बिल्कुल इनके कंट्रोल में नहीं है सूरत हाल। वेनेजुएला में इस वक्त हर जो ओहदेदार है गवर्नमेंट का वो दूसरे के रडार के ऊपर है। डिफेंस मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट को देख रहा है, वाइस प्रेसिडेंट इंटीरियर मिनिस्टर को देख रही है, इंटीरियर मिनिस्टर को मडोरो का बेटा देख रहा है। मतलब सब एक दूसरे के रडार पर हैं कि किसने बिट्रेयल किया, किसने गद्दारी किया। क्योंकि एक क्वेश्चन तो अपनी जगह पर मौजूद है। अब अभी हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन अपनी जगह पर मौजूद है कि रडार्स ने काम क्यों नहीं किया, एक भी एयर डिफेंस का मिसाइल आगे से क्यों नहीं फायर हुआ, इसका जवाब अभी तक नहीं आया। हाँ, कल को वो कहें कि ये सारा हमने किया था लेकिन हेलीकॉप्टर्स नहीं गिराए जा सके, ये एक अलग बात है। रेडार्स कहां थे, एयर डिफेंस कहां था, Su-30 कहां थे? ठीक है, एक अच्छा खासा एयर डिफेंस है, अच्छे खासे उनके पास रेडार्स हैं, अच्छे खासे उनके पास जेट्स हैं, ये कहां थे? हेलीकॉप्टर्स अंदर घुस गए और वो कहां थे? ये सवाल अपनी जगह पर। तो इस सवाल का जवाब वो हर एक दूसरे से वो देख रहे हैं, ये कौन था, किसने गद्दारी की है? क्या डिफेंस मिनिस्टर ने की है, क्या इंटीरियर मिनिस्टर ने किया, क्या वीपी ने की है? और जो अवाम है, जो मडोरो के लॉयल हैं, जो बाकी सारे अवाम है जिनको चविस्ताज कहा जाता है, वहां पर ये टर्म है चविस्ताज, कि जो सपोर्टर हैं प्रेसिडेंट मडोरो के, वो पूरी गवर्नमेंट को निशाने पर लिए हुए, मतलब शक की निगाह से देख रहे हैं इसमें कौन इन्वॉल्व था, किसने ये सारा किया है। तो यानी कि किसी भी वक्त एक्सप्लोजन वेनेजुएला में हो सकता है, ये सारी सूरत हाल एक्सप्लोड हो सकती है। और जो अपोजिशन है वो भी कह रही है हमारे साथ बिट्रेल हो गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उनसे वादा किया था कि हम तुम्हें इक्तदार में लेकर आएंगे, और वो कह रहे हैं हम तो ये इतना कुछ अपने मुल्क को भी धोखा दे रहे थे इसलिए कि हमें इक्तदार में लाया जाएगा, जब हमें इक्तदार में ही नहीं लाना तो हम काहे अमेरिका के पिट्ठू बने फिरे। तो वो कह रहे हैं हमारे साथ भी बिट्रेल हो गया। तो जैसे ट्रम्प साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये सब मेरे कंट्रोल में है, उसके कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, और वेनेजुएला सरेंडर कर ही नहीं सकता है। क्योंकि ऐसे होता कि मडोरो को हटा दिया, फौज ने आकर इक्तदार संभाल लिया, अब फौज मुआहदे कर रही है, या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वही रिजीम मौजूद है और वो रिजीम प्रिटेंड कर रही है, बयानात दे रही है, अवाम को बता रही है कि हम कॉलोनी नहीं बनेंगे। अमेरिका ने बुज़दिलाना हमला किया है, इंपीरियलिस्ट अटैक किया है, ये गवर्नमेंट जो है वो सरेंडर करेगी? कर ही नहीं सकती है, समझ रहे? तो इसलिए ये एक आप कह लें कि जो अमेरिका के कंप्रीहेंसिव मकासद हैं कि एक स्टेबल कंट्री रख के यहां से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाए, ये होने वाला नहीं है। और इस वक्त भी जब ट्रम्प साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे कंट्रोल में है, तो वो उन्होंने ब्लॉकेड अभी भी रखा हुआ है और ऑयल टैंकर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कंट्रोल में है तो फिर ऑयल टैंकर्स को पकड़ने की क्या जरूरत है? जब ट्रम्प ने यह मैसेज भेज दिया है कि ऑयल ना दिया जाए रशिया को, चाइना को, तो फिर वेनेजुएला क्यों उनको ऑयल दे रहा है अगर अमेरिका ही के कंट्रोल में है सारे मामला? तो बजाय इसके कि अमेरिका ऑयल टैंकर्स को जाकर पकड़े, वो उस ऑयल को क्यों नहीं रुकवाता जो ऑयल टैंकर्स में लोड हो रहा है? और अगली बात सुनिए, जो सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अमेरिका और रशिया चाइना के दरमियान कशीदगी तेजी के साथ बढ़ रही है। अमेरिका ने इस वक्त रशियन ऑयल टैंकर्स को पकड़ने की कोशिश की है, और ये पिछले 1-2 घंटों के वाकयात है। अमेरिका ने रशियन टैंकर्स को पकड़ने की कोशिश की है। आगे से रशिया ने हंगामी तौर पर अपनी सबमरीन्स वेनेजुएला के लिए रवाना कर दिए और दीगर नेवल एसेट जो हैं वो रवाना कर दिए वेनेजुएला के लिए। रशिया ने, बड़ी खबर जो आपको साथ शेयर कर रहे हैं, रशिया ने अपनी सबमरीन्स वेनेजुएला के रवाना कर दिए। उन्होंने कहा हम एस्कॉर्ट करेंगे, हम ये ऑयल जो सप्लाई करेंगे और साथ हमारी सबमरीन्स होंगी। आ जाए, जिसने आना है और हमारा ऑयल टैंकर पकड़ना है आ जाए, पकड़ लें। अब उनके ऑयल टैंकर के साथ सबमरीन्स होंगी। अब वो ऑयल टैंकर पकड़ते हैं तो रशिया से फटा है, नहीं पकड़ते हैं तो वेनेजुएला को ऑयल तो सप्लाई हो रहा है, चाहे पहले से कम हो रहा होगा, हो तो रहा है, वो ब्लॉकेट तो नहीं कर सके, तो रशिया से भी फटा वो मोल ले रहे हैं। ये कौन सा कंट्रोल है जिसके अंदर वो है? तो ये वाकयात तो खुफिया होने थे। अमेरिका ने कह रहा था नहीं हम इसमें नहीं है, चुपके से, और वहां गवर्नमेंट फैसले कर रही होती कि हमने चाइना को नहीं ऑयल देना, हमने रशिया को नहीं देना।
उनके भी हालात बिल्कुल कुछ और है। रशिया से फड्डा बढ़ रहा है, रशिया सबमरीन्स भेज रहा है। तो ये वो नहीं है जो अमेरिका और ट्रंप साहब इस वक्त क्लेम कर रहे हैं। और यही खौफ इस वक्त अमेरिका के अंदर है कि ये ट्रंप साहब ने कोई बिल्कुल एक बोगस इकदाम उठाया है जिससे हम एक बड़ी जंग के अंदर ड्रैग हो जाएंगे, और ये हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है ना, बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए। बहरहाल ट्रंप साहब तो ज़ाहिर है रुकने वाले हैं नहीं। ठीक है ना। तो अब जनाब अली मैं यमन की कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं कि यमन एसटीसी लीडर अल जुबैदी जो है उनको डिसमिस कर दिया गया आफ्टर फ्लीइंग ओवरनाइट। अल जुबैदी ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और एसटीसी के जो चीफ हैं, जो सरबराह हैं वो हैं, और यमनी गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनको असैसिनेट एक तरफ अटेम्प्ट की गई है असैसिनेशन, साथ ही गवर्नमेंट से भी फारिग कर दिया गया है। और साथ ही ये कहां है असैसिनेशन अटेम्प्ट में, बच गए नहीं बचे ये भी पता नहीं है, लेकिन ये गायब है, इस वक्त गायब है। सऊदी लेड कोalition इन यमन सेज एसटीसी लीडर फ्लड बिफोर टॉक्स। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हमने हमला इसलिए किया है क्योंकि ये जो इन्होंने वादा किया था कि हम बातचीत करेंगे, ये बातचीत से भाग गए हैं, और बल्कि ये तो हमला करने के लिए आ रहे थे, इनकी फौजें एडवांस कर रही थी, इसलिए हमने जो है वो अटैक किया। सऊदी एयर फोर्सेस रेड्स होम टाउन ऑफ एसटीसी लीडर इन सदरन यमन। और एसटीसी ये कह रहा है कि हमारा राब्ता मुनकता हो गया है, जो डेलीगेशन हमारा रियाद में पहुंचा हुआ है। ये तो लीडर अभी इन्होंने फ्लैग करना था ना, लेकिन बाकी जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो डेलीगेशन होता है, वो तो ऑलरेडी पहुंच जाता है। वो डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ है कुछ पता नहीं। दुनिया किस 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 रुख में जा रही है? एक कैपिटल में एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन, उससे राब्ता कट गया है। यानी ये तो आप पुरानी दुनिया में सुनते थे, वो बादशाह ने अपना एलची भेजा है और आगे से अगले बादशाह ने उसको उधर ही खत्म कर दिया है। ये वाकयात आपने पुरानी दुनिया में सुने हैं। तो उधर डिप्लोमेटिक डेलीगेशन गया है, उसका पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। हो सकता है उसके साथ उन्होंने वैसे ही यरगमाल बना लिया हो, उसके कम्युनिकेशन उनसे ले ली हो सकता है उनको वापस भेज दें, हो सकता है उनको कैद कर लें, हो सकता है इससे भी कुछ बुरा हो, कुछ भी। लेकिन ये आप देखें हो क्या रहा है। रियाद में डेलीगेशन है, उसका पता ही नहीं है उसके साथ बना क्या है। तो इस वक्त पूरा एसटीसी को क्रश करने के लिए ये घंटे जारी हैं। अब एसटीसी का इस पर रद्दमल जब क्या आएगा ये बहरहाल देखना है। ज़ाहिर है वो अब यहाँ पर वो भी अपनी तरफ से अपना इकदाम उठाने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल वो कह रहे हैं हमारी कैजुअलिटीज हो गई हैं, जो सऊदी अरेबिया की एयर स्ट्राइक्स इस वक्त हुई हैं। सऊदी अरेबिया के जो जहाज हैं वो इस वक्त घूम रहे हैं अननोन लोकेशन के ऊपर। एसटीसी के लीडर जब चले गए, 14 एयर स्ट्राइक जब वो सऊदी अरेबिया की जानिब से की गई हैं, बहुत पावरफुल धमाके जब वो सुने गए हैं। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि जो प्लान हुआ था कि उन्होंने यहां से फ्लाई करना है, हमारी तरफ आना है, वो नहीं आए, इसलिए हमने ये अटैक किया है। प्रेसिडेंशियल काउंसिल डिसमिस 2 मिनिस्टर्स, वो 2 मेन मिनिस्टर्स और इस वाइस प्रेसिडेंट को भी उन्होंने जो है वो कर दिया। मैं आपके सामने अगर मैप रखूं और फिर आगे चलें कि यमन में कौन क्या कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये जो एसटीसी है इसके पास बहुत ज्यादा एरिया है। ये जो आपको पर्पल नजर आ रहा है ये एसटीसी का कंट्रोल एरिया है। जो ऊपर आपको ग्रीन नजर आ रहा है ये वो इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है इसका ये एरिया है। जो साथ सना आपको नजर आ रहा है ये सारा जो है वो अंसारुल्लाह के कंट्रोल एरिया है। नीचे जो है वो एक हैदरामी इलीट फोर्सेस हैं वो यहां पर बैठी हुई हैं। तो ये तकरीबन पांच तकरीबन ग्रुप्स हैं, 5 डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो डिफरेंट एरियाज लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन एसटीसी के पास बहुत बड़ा एरिया। तो अब एसटीसी क्या करेगी? अच्छा, अफ्रीकन यूनियन ने कहा है कि इमीडिएटली इजराइल अपनी रिकॉग्निशन वापस ले, और उन्होंने कंडेम किया है, इस दौरे को भी कंडेम किया है। लेकिन सारा ये कंडेमनेशन जब वो करने वाली कुछ है नहीं। नेतन्याहू ने पुतिन को कॉल की है, कहा है कि हम ईरान पर हमला नहीं करना चाहते और ईरान जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने जा रहा है उसको रोके। पुतिन ने ईरानियंस को कॉल किया है। सुप्रीम लीडर ने कहा है हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है दुश्मन के ऊपर, और ये तो धोखा है, ये हमें डिसीव किया जा रहा है, हम बिल्कुल इस पर ट्रस्ट नहीं करते, हमारी फौजें जब तैयार है। ईरान पावर कॉजेज एनिमीज टू सीक सीज फायर। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ये हमारी ताकत थी जिसने दुश्मन को मजबूर किया सीज फायर करने पर। द मलिशियस एनिमी इज डिसीविंग लायर, वी डू नॉट ट्रस्ट देम। ये धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, हम ट्रस्ट नहीं करते। ट्रंप साहब ने कहा है कि वेनेजुएला की जो सदर हैं वो राजी हो गई हैं, उनके साथ हमारी बात हो गई है, वो 30 से 50 मिलियन बैरल जो है वो हमें ऑयल देंगी और इसको मार्केट प्राइस के ऊपर बेचा जाएगा, और इसका जो मुनाफा आएगा वो जो है वो वेनेजुएला की आवाम को भी जाएगा, अमेरिकन आवाम को भी जाएगा। और मैंने एनर्जी जो सेक्रेटरी है उनको बोल दिया कि फौरन इस प्लान को जो वो इंप्लीमेंट किया जाए। Venezuela to send 50 million barrel oil to US. Trump will control proceeds. अच्छा, उनके पास 330 बिलियन बैरल ऑयल है। सऊदी अरेबिया के पास 280 बिलियन बैरल ऑयल है। अच्छा, ये
आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से ये फेलियर है या नहीं है। जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं वैसी हकीकत नहीं है। ये 50 मिलियन बैरल, 30 से 50 मिलियन बैरल अगर ऑयल ही लेना था, अगर यही ऑयल लेना था, इतना ही लेना था, तो वो तो मडोरो भी दे देते। वो 330 बिलियन बैरल में से 50 बिलियन 30 बिलियन देने में, मिलियन देने में मडोरो भी दे देते। तो आप यानी देख रहे हैं जो ट्रंप साहब हैं वो किस तरह से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इन कंट्रोल हूं, लेकिन वो नहीं है। और भाई ये तो ऐसे होना था कि दुनिया कहती कि अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, अमेरिका कहता नहीं नहीं हम कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, हम तो जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, हम नॉन इंटरफेरेंस के ऊपर बिलीव करते हैं। ये होना चाहिए था। ट्रंप कह रहा है नहीं नहीं मैं कंट्रोल कर रहा हूं, दुनिया कह रही नहीं नहीं तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अमेरिकन कह रहे नहीं नहीं तुम कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। मतलब तुम जो प्रिटेंड कर रहे हो, जो पावर प्रोजेक्शन कर रहे हो, इतना बड़ा इकदाम उठाने के बावजूद कि वेनेजुएला की गवर्नमेंट तुम्हारे पैरों में पड़ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम वेनेजुएला को नहीं चला पा रहे हो। समझ रहे मेरी बात? तो अब वो उसने ये ट्वीट किया। एक तो जो लैंग्वेज है वो कॉलोनियल है, तो एक इतनी कॉलोनियल लैंग्वेज इस्तेमाल करके अपनी डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी का बुरकस निकाल के अगर कंप्रीहेंसिव अंदाज में अपने गोल्स अभी भी अचीव नहीं किए, इससे बड़ा कोई डिजास्टर एम्पायर के लिए हो सकता है? यानी अपना सारा चोला भी उतार के फेंक दिया, अपनी क्रेडिबिलिटी को इतना डैमेज कर दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने खर्च किए हुए हैं अपने इमेज बेहतर करने के लिए, उसको एक वाकये ने इतना तबाह बर्बाद कर दिया और अभी भी अपने कंप्रीहेंसिव गोल अचीव नहीं हुए हैं। तो डिजास्टर हुआ या ना हुआ? और भाई ये ताकत तो अमेरिका, मडोरो भी इतना मानने के लिए तैयार था। So Trump calls Venezuela strike amazing and teases meeting with oil executive after ousting Maduro। कहता बड़ी जबरदस्त हमने एयर स्ट्राइक्स की है। और ट्रंप जो है उस वक्त उनकी नजर मडोरो के बेटे के ऊपर, उनको भी उठाने की जो कोशिश की जा रही है। तो मैंने आपको बताया कि ये काम करने वाला नहीं है। इस वक्त वेनेजुएला के अंदर सूरत हाल क्या है, वो बिल्कुल तैयार है और जाहिर है यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है, कुछ कॉपरेशन अमेरिका के साथ किया है। वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं इसमें कौन किस तरह से शामिल है। आप जरा 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना जरा इसको आगे चलने दीजिए, फिर आप देखिए ये सारी चीजें मजीद उल्टेंगी, ये इनके हक में नहीं जाएंगी। वो अफगानिस्तान में भी, इराक में भी, बाकी जगहों पर भी वो 1-2 महीना गुजर गए जी, सब कंट्रोल में हो गया, उसके बाद सूरत हाल कहीं और चल पड़ी। तो ये छोटे मुल्क हैं, ये संभलने में इनको टाइम लगता है। ये देखते हैं कि, और फिर जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं कैसे लड़ना है क्या करना है, इनको टाइम लगता है। अब इस सारे मामले में इजराइल भी इन्वॉल्व है, इसमें पूरे ये अमेरिका को इधर पुश करने में इजराइल का पूरा हाथ है और ये अमेरिका के फायदे में नहीं है। मैं आपको बता दूं अब रशिया से फटा पड़ रहा है। यूएस जो है वो वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स को पकड़ रहा है, कहीं आयरलैंड की कोस्टल लाइन के ऊपर, यूरोपियन कोस्टल लाइन के ऊपर जा रहा है, कहीं किधर जा रहा है, अटलांटिक में जा रहा है। तो रशिया का जो ऑयल टैंकर है उसको पकड़ने की कोशिश की गई है यूएस कोस्ट गार्ड की जानिब से, ये रशिया की फॉरेन मिनिस्टर ने बताया और वो कह रहे हैं कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही रशिया की ये स्टेटमेंट आ गई है, रशिया डिप्लॉयज सबमरीन्स टू एस्कॉर्ट फ्लैग्ड ऑयल टैंकर अमिड यूएस परस्यूट। उन्होंने कहा कि हमने इस ऑयल टैंकर का नाम बेला 1 है, वो कह रहे हैं हमने नेवल एसेट्स भेज दिए हैं, सबमरीन्स भेज दिए हैं, ये अमेरिका चूंकि हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है इस ऑयल टैंकर को, तो हम इसलिए भेज रहे हैं। तो ठीक है, आ जाए अमेरिका और पकड़ ले। मैंने आपको बताया कि ये ऐसे होना चाहिए था जैसे अमेरिका पहले जो रिजीम चेंज करता है, अमेरिका कहता है हम इसमें नहीं, वो उधर कंट्रोल इन्होंने संभाला होता है, खुफिया तरीके से इनके डिमांड सारी मानी जा चुकी होती हैं, सब सरेंडर हो चुका होता है। ये सरेंडर है। अमेरिका को फटा लेना पड़ रहा है चाइना, रशिया से, उनकी सबमरीन से। और भाई जब अमेरिका ने, ट्रंप ने ये डिमांड भिजवा दी कि ऑयल नहीं देना रशिया और चाइना को, तो वेनेजुएला क्यों दे रहा है ऑयल रशिया और चाइना को? जब ट्रंप के कंट्रोल में सारा वेनेजुएला है तो ना ऑयल रशिया को जाएगा, ना अमेरिका को उनके टैंकर्स पकड़ने पड़ेंगे, ना नेवल ब्लॉकेड करना पड़ेगा। नेवल ब्लॉकेड अभी तक कायम है, इसका मतलब ही यह है कि वो अभी तक नहीं मान रहे हैं, वगरना तो नेवल ब्लॉकेड का, क्योंकि वहां भी रोज खर्चा हो रहा है, वो कोई मुफ्त में नहीं है जो नेवल ब्लॉकेड है, उधर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हो रहा है। जो डिप्लॉयमेंट है, हजारों फौज बैठी हुई है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो डिप्लॉयमेंट का खर्चा है डेली, वो मुफ्त में नहीं है वहां पे। तो उसकी जरूरत क्या है जब वेनेजुएला को कंट्रोल ही कर लिया है? समझ रहे हैं बात? तो अमेरिका है, जाहिर उसकी ताकत है, बहुत सारी चीजें वो मनवा रहे होंगे, बहुत सारी वो चीजें कर रहे होंगे, मजीद भी वो ताकत इस्तेमाल करके फैक्ट्स ऑन ग्राउंड बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो उनके स्ट्रेटेजिक मकासद हैं वो ऐसे अचीव होने वाले नहीं है। असल बात यह है, कुछ थोड़ा बहुत गेन कर लिया, थोड़ा बहुत अचीव कर लिया, कुछ किसी और लीडर को जाकर असैसिनेट कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा? ठीक है ना? वो जो ये चाहते हैं कि एक स्टेबल कंट्री जो सिर्फ इनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम करे,
वेनेजुएला का तमाम रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, उनकी गवर्नमेंट, उनकी इंफोर्समेंट एजेंसीज इस तरह से काम करें कि अमेरिका को प्लेट में पेश करके सारे रिसोर्सेज दें, ये नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बुनियादी बात है। तो बाकी अभी मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ग्रीनलैंड के ऊपर बहुत फटा पड़ रहा है, बहुत फटा वहां पर पड़ने जा रहा है। और यूरोप की जो मुनाफकत है फलस्तीनियों के हवाले से और वेनेजुएला और के हवाले से, बिल्कुल उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। लेकिन अब अमेरिका का रुख बिल्कुल ग्रीनलैंड के ऊपर हो चुका है। अब ये क्या करें? तो ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह करें। जी, अल्लाह हाफिज।